दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं, तो बने रहिए अंत तक। इस मूवी का नाम है अगेंस्ट द सन। ये कहानी है 3 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। कहानी की शुरुआत होती है 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इस अटैक के बाद अब अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता है और अमेरिका ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई। और इस रणनीति के मुताबिक यूएस नेवी के बहुत सारे टोरपेडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बियां थी उन सबको नष्ट करना मिशन शुरू होता है। सभी अपने एयरक्राफ्ट के साथ उड़ पड़ते हैं। मिशन के एक एयरक्राफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद नाम होता है रेडियो मैन जिन, बॉम्बार्डियर मतलब बॉम्ब फेंकने वाला टोनी, एंड पायलट हेरल्ड। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। और जिन रेडियो से संपर्क करने की बहुत कोशिश करता है रास्ता पूछने के लिए, लेकिन खराब हालतों की वजह से संपर्क नहीं हो पाता। और थोड़े आगे जाने पर उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज सुनाई देती है और वो तभी रेडियो की तार बाहर निकल देता है। तभी हेरल्ड पायलट बोलता है तुम्हें रेडियो का कनेक्शन दोबारा जोड़ना होगा क्योंकि फ्यूल अब खत्म होने वाला होता है। जिन फिर से कोशिश करता है पर संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। अब पायलट हेरल्ड को नीचे विशाल समुद्र में लैंडिंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता और अपने साथी को बोलता है जो भी जरूरी सामान है सब निकाल लो, हमें अभी यहीं पर लैंडिंग करनी होगी, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। अब ये विशाल समुद्र में ही लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करते ही एयरक्राफ्ट नीचे पानी में डूबना शुरू होता है। हेरल्ड जल्दी से बेल्ट खोलकर ऊपर आ जाता है, लेकिन जिन और टोनी की बेल्ट नहीं खुल पाती और वो दोनों एयरक्राफ्ट के साथ पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं और बहुत नीचे तक चले जाते हैं। तभी इनकी किस्मत अच्छी, दोनों ही बेल्ट खुल जाते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। इनके पास एक एयरपोर्ट होती है लेकिन अब इनके पास खाना या न पीने के लिए पानी है। अब इतना बड़े समुद्र में ये तीनों फंस चुके हैं। इस समुद्र का दूर दूर तक कोई अंत नहीं दिखता। ये तीनों अब बहुत बुरी तरह से समुद्र में फंस जाते हैं। लेकिन इन्हें पूरा भरोसा होता है कि यूएस नेवी इन्हें ढूंढने जरूर आएगी और होता भी ऐसा ही है। उन्हें एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है लेकिन वो बहुत दूर होता है। तभी चीफ बोलता है पानी में पैराशूट खोल दो। हमारी एयरपोर्ट बहुत छोटी है इसलिए उन्हें नहीं दिखेगी, लेकिन इनके पास पैराशूट नहीं होता और न इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चलाकर उन्हें इशारा दे सके। दरअसल ये सब सामान पानी में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका है और अब ये लोग अपनी जैकेट उतर के ऊपर हिलाना शुरू कर देते और बहुत चिल्लाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और आखिर में वो एयरक्राफ्ट इन्हें देखे बिना ही चला जाता है। अब पायलट हेरल्ड बोलता है कि ये हमें ढूंढने आए थे, अभी इसी जगह बार बार नहीं ढूंढने आएंगे, मतलब हमें खुद ही यहाँ से किसी तरीके से निकलना है। हेरल्ड सबका सीनियर होता है इसलिए वो बोलता है अपने जूते उतार दो क्योंकि अब सफर बहुत लंबा होने वाला है। और तीनों ही अपने जूते उतार देते हैं पर इनकी एयरपोर्ट इतनी छोटी होती है कि कुछ भी सामान रखने के लिए जगह नहीं होती। तभी हेरल्ड बोलता है कि हमें अपने जूते पानी में फेंकने होंगे। फिर टोनी और जिन अपने जूते पानी में फेंक देते हैं पर हेरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता और ये दोनों पूछते हैं तुमने अपना जूता क्यों नहीं फेंका। तब हेरल्ड बोलता है अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी को तो जमीन पे चलना होगा, इसीलिए जूता नहीं फेंका। इसी तरह इनका पहला दिन बिना पानी के बिना कुछ खाए पिए समुद्र में ही निकल जाता है। रात को इनका चीफ जिसका नाम हेरल्ड है वो पूछता है किसी को पानी पीना है। जिन और टोनी उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हेरल्ड अपने जूते के को पी जाता है क्योंकि वो जान चुका होता है यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह हेरल्ड बोलता है कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो कि यहाँ से 1900 मील दूर है और जो हमारे पीछे है वो है साउथ अमेरिका जो यहाँ से 6000 मील दूर है। हेरल्ड एक पायलट है इसलिए उसे जगहों का दिशाओं का ज्यादा तजुर्बा होता है और वो कहता है कि हम ऐसे ही चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। टोनी कहता है कि हम पहुंच भी गए तो क्या, क्योंकि पहुंचने से पहले हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी जिन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना होगा। उनके पास थोड़ा सा सामान होता है, उसमें एक गन की मैगजीन होती है और उसमें एक स्प्रिंग होती है और ये लोग उसी स्प्रिंग से मछली पकड़ने का एक कांटा बनाते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। कुछ ही देर में कांटे में कुछ फंस जाता है और ये इसे खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटे की रस्सी टूट जाती है और उन तीनों को ऐसे ही भूखे पेट रहना पड़ता है। और ये समुद्र है लेकिन भी यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इसलिए वो पानी में कूद जाता है और उसे देखकर टोनी भी कूदने वाला होता है और हेरल्ड उसे रोक देता है और कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर शार्क है। और ये सुनते ही जिन बोर्ड में आता है, इसका मतलब है ये लोग अब पानी में भी नहीं जा सकते, अब इन्हें ऐसे ही गर्मी झेलनी होगी। पूरे 5 दिन बीत चुके हैं और इन 5 दिनों में इन तीनों ने कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। टोनी को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो समुद्र का पानी पीने लगता है लेकिन हेरल्ड उसे पानी पीने से रोक देता है और उसे बोलता है कि ये समुद्र का पानी तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा सुखाए देगा। और अचानक हेरल्ड को याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है
और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हम एक चार्ट बना सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम कहाँ हैं। और वो एयरपोर्ट पर चार्ट बना देता है। अब चार्ट बनाने के बाद उसे अपनी जगह का पता चलता है। वो दोनों को बताता है कि हमें अपना बोट हवा के साथ बहने से रोकना होगा और इसलिए वो अपने लाइफ जैकेट से एक लंगड़ बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक ही जगह पर स्टेबल हो जाएगी। जब ये लोग इसे निकालेंगे तब इनकी बोट उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में हवा है और ऐसा करके उन्हें जिस दिशा में जाना है उस दिशा में वो जा सकते हैं। अब ये लंगड़ पानी में डाल देते हैं और जिससे इनकी बोट एक ही जगह स्टेबल हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस समुद्र में कितने बोट है उन सब की रक्षा करना। उन्हीं में से एक बोट हमारी है। अभी टोनी बोलता है कि सही कहा, पर इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत बारिश की है। वो प्रार्थना करता है कि कृपया बारिश कर दे और जब रात होती है भगवान इनकी सुन लेता है। बारिश गिरने लगती है और कई दिनों के बाद आज इनको पानी का एक घोट पीने को मिला जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिन बहुत दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। ये देखकर हेरल्ड बोलता है कि तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और जिन कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह पे एक कहावत है, यू डोंट केयर यू डोंट डेट। आगे दिखाते कि जिन मछलियों पे चाकू से हमला कर रहा होता है और वो एक मछली पे वार भी कर देता है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसने मछली पे नहीं बल्कि एयरपोर्ट पे मारा होता है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपने ही एयरपोर्ट पे चाकू मार दिया। तभी हेरल्ड बोलता है कि चाकू बाहर मत निकालना, अगर चाकू तुमने बाहर निकाला तो एयरपोर्ट में पानी भर जाएगा। और इस तरह से अपनी एयरपोर्ट को खो सकते थे लेकिन तभी जिन देखता है कि उसने बोट पर नहीं बल्कि शार्क मछली के बच्चे के ऊपर चाकू मारा होता है और ये तीनों उस मछली को मार देते हैं और उसके पेट में से छोटी छोटी मछलियां निकलती है और इस तरह से पूरा एक हफ्ते बाद इन्हें ठोस खाने का मौका मिलता है। इसे खाने से इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है और ये अब थोड़ा अच्छा फील करते हैं। और हेरल्ड यहाँ पर कहता है कि जब मैं अपने घर पर जाऊंगा तब मेरी पत्नी मुझ पे नाराज होगी। और वो इन दोनों को भी पूछता है तुम दोनों की शादी हो गई है। दरअसल ये तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। फिर टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है कि मेरी शादी भी नहीं हुई और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी जिन को कहता है कि जब हम वापस जाएंगे अब तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत अच्छी है। और अब इन्होंने खाना भी खा लिया है और पानी भी पी लिया है लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे ही ये फिर कमजोर होने लगते हैं। और एक रात जिन पानी के अंदर अपना हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, उसके हाथ को जख्मी कर देती है। लेकिन जिन की किस्मत अच्छी थी उसके हाथ पर ज्यादा चोट नहीं। अब एक दिन जिन देखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आयरलैंड है और वो टोनी को भी दिखाता है पर टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं, ये बस तुम्हारा भ्रम है। और अब इन लोगों को अजीब अजीब से सपने भी आने लगते हैं और ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सुबह उनकी बोट पर एक पक्षी बैठा होता है और जिन अपनी गन से उस पक्षी पर गोली चला देता है और वो गोली उस पक्षी को लग भी जाती है लेकिन पक्षी बोट के बाहर समुद्र में गिर जाती है। और जब हेरल्ड देखता है कि उन्होंने पक्षी को मार दिया है तो वो समुद्र में कूद जाता है उस पक्षी को पकड़ने के लिए क्योंकि ये तीनों बहुत भूखे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये पक्षी को उठाता है इसके पीछे शार्क आ रही होती है और हेरल्ड अब जल्दी से अपनी बोट की तरफ आता है और इससे पहले वो शार्क का खाना बनता वो बोट पे चढ़ जाता है और शार्क बोट के नीचे से निकल जाती है और हेरल्ड की जान बच जाती है। इस तरह इन्हें और थोड़ा खाने को मिलता है। 15 दिनों के अंदर इन्हें सिर्फ 2 ही बार खाने को मिला है लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर होता जाता है। इनको अजीब अजीब तरीके से सपने आने लगते हैं और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो चुके हैं। एक सुबह ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिन हेरल्ड को बोलता है कि आज तक हमें आयरलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था। हेरल्ड बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अभी ये दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं क्या आइडिया है। यानी कि हेरल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि इस समय ये कहाँ पर है। तभी जिन बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम रास्ता भटक गए और हमें यहाँ पर समुद्र में लैंड करना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे। यहाँ पर हेरल्ड भी एक्सेप्ट कर लिया। जब ये लोग ऊपर हवा में थे तब उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। वो कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब उसकी आंखें खुली वो बहुत दूर आ चुके थे। वो लोग आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। अब पता नहीं होता कि अब वो कहाँ पर है। उसमें पेट्रोल खत्म होने के बाद उन्हें समुद्र के ऊपर ही लैंडिंग करना पड़ा। उसकी वजह से ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ गलती हेरल्ड की थी और हेरल्ड को इस बात का पछतावा भी होता है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और वो उन दोनों से माफी भी मांगता है पर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी हेरल्ड को एक आइडिया आता है। वो जिन की चाकू से अपने जूतों को काट कर जूते से 2 चाकू बनाते हैं ताकि वो लोग जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में वो जा सके। और टोनी कहता है कि जो भी पहले आयरलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे और वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इन लोगों की मंजिल इतनी भी आसान नहीं है और अब धीरे धीरे और भी दिन
दिन बीत जाते हैं और अब इन लोगों को समुद्र में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और इस 30 दिनों के बाद इन लोगों में बोलने तक भी हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ये लोग भूखे हैं, पैसे हैं और ना ही इनके पास किसी तरह की मोटिवेशन है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी, उसी रात और एक बार बारिश होती है जिससे इन्हें और एक बार पानी मिल जाता है और वो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा एक तूफान भी आ रहा है और इस तूफान की वजह से इनकी बोट उलट जाती है और टोनी जिसे तैरना नहीं आता वो खो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि टोनी बोट की दूसरी तरफ है और फिर तीनों मिलकर बोट को सीधा करते हैं और बहुत मुश्किल से तीनों बोट पर चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये भयानक तूफान से बच जाते हैं। और अब अगली सुबह ये तीनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं और इनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो भी इस तूफान की वजह से समुद्र में खो गए और इन लोगों ने भी अब मान लिया है कि हम नहीं बचेंगे। अब ये तीनों बोट पर जिंदा लाश की तरह होते हैं और इसी समय में वो अपने घर वालों को याद कर रहे होते हैं। हेरल्ड अपने पत्नी को याद कर रहा होता है और जिनको टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिखती है। दरअसल उसे इमेजिन हो रहा होता है और टोनी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बहन से मुझे प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम एक ग्रेट कपल बनते। हेरल्ड इनकी बातें सुनकर बहुत ही दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह एंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल इस सब के लिए हेरल्ड अपने आप को गुनहगार समझता है, लेकिन तभी टोनी हिम्मत करके मुश्किल से उठता है और बोलता है कि हम लोग अब बहुत दूर आ चुके हैं और अब ऐसे ही हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वो अपने हाथों से चाकू चलाना शुरू कर देता है और ये देखकर वो दोनों भी उठ जाते हैं और ऐसा ही करने लगते हैं। पर हकीकत तो ये है, चाहे कितनी भी अपने आप को मोटिवेट कर ले, पर इनके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब ये लोग बिल्कुल ही बेहाल हो चुके हैं, लगभग मर ही चुके हैं। इनके अंदर अब बात करने की, हिलने की भी ताकत नहीं होती। पर उसी हालत में टोनी बोलता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने बहुत बड़ा एक हरा खेत देखा। हेरल्ड बोलता है ऐसा सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। और हेरल्ड इसके बाद समुद्र से पानी हाथों में लेकर पीने लगता है। दरअसल उसने मान लिया है कि अब वो नहीं बचेगा। पर तभी जीत कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है और जब ये तीनों उठ कर देखते हैं तो ये एक आयरलैंड होता है और ये देख कर इनके अंदर बहुत खुशी और एक नई जान आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद ये एक आयरलैंड पर पहुंच चुके हैं। और ये तीनों बहुत जोश से अपने हाथों से अपने बोट को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों बाद ये समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब 34 दिनों बाद इन्होंने धरती को छुआ है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं और वहीं पर 2 झोपड़े भी होते हैं और वो लोग उसी ओर चल पड़ते हैं और इस तरह से ये अपने सबसे खतरनाक मुश्किल सफर को खत्म कर देते हैं। तीनों 20 फरवरी सन 1942 को इस पूका पूका नाम के बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इस वजह से बच जाती है क्योंकि इन तीनों ने कभी भी होप नहीं छोड़ी होती है। प्रयास करते रहो, एक दिन ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि जीत ही एक ऐसी चीज है जो आपको लड़ना, आगे बढ़ना सिखाती है। आप लोगों में एक जज्बा लेकर आती है और इसी जज्बे के साथ ये तीनों लोग बच गए। और आखिर में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 मील से भी ज्यादा का सफर था उस छोटी सी बोट में किया और हेरल्ड को नेवी ने अवार्ड भी दिया था, क्योंकि इस मुश्किल सफर में वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसके बाद उन्होंने कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब अच्छी तरीके से ठीक हो गया, उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे जो भी नए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके।